2019 के बाद ही हम लोगों ने तय किया था कि हमको 80 की 80 सीटें जीतनी है। हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो कितनी पुरजोर तरीके से लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी चित हो चुकी है। उसने अपनी हार मान ली है। देखिए, अभी मनीष जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और यहाँ से रक्षा मंत्री जी सांसद हैं, उनसे पूछिए कि कल तो सुना है कि डीआरडीओ ने जो है एक बनाया हुआ हेलीकॉप्टर यहाँ से गायब हो गया। नमस्कार, मैं अमरुजाला.com से अमित मुदगल। मई की तपती दोपहरी और तेज गर्म हवाओं से भी ज़्यादा सियासी पारा इस समय चढ़ा हुआ है। हम लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में प्रवेश कर रहे हैं और इस चरण के आते आते मुद्दों का अंदाज, मुद्दों की तासीर बदलती जा रही है। जो चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे रंग में शुरू हुआ था, उसका रंग यहाँ आते आते अब बदला नजर आ रहा है। मंडल कमंडल की राजनीति फिर से दिखाई देने लगी है। कहीं धार्मिक रंग है तो कहीं सियासत के अखाड़े में दांव नए आ गए हैं। इस चरण की 41 सीटों पर पिछले चुनाव की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही थी। 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस मात्र 2 सीटों पर सिमटी थी। हालांकि हाथी इन चुनाव में पिछले चरण में खूब चिंगाड़ा, 6 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। हमारे बीच सभी राजनीतिक दलों के विशेषज्ञ प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, जो रोशनी डालेंगे कि इस चरण में मतदान कैसा रहने वाला है, मुद्दे कितने प्रभावी हैं, क्या इरादे हैं और उन पर कितना अमल कौन कौन कर रहा है। हम बात करेंगे अपने साथियों से भी और विशेषज्ञों से भी कि ये चुनाव अगले आखिरी चरण तक आते आते कहाँ पहुँचेगा। भारतीय जनता पार्टी से मनीष जी हमारे बीच हैं। मनीष जी, क्या चुनावी परिदृश्य है? क्या मिजाज बदल रहा है? क्या मुद्दे बदल रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि जो बची हुई 41 सीटें उसमें 33 भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2019 के बाद ही हम लोगों ने तय किया था कि हमको 80 की 80 सीटें जीतनी है। इसलिए 19 में जो 62 + 2 64 हमारे पास थी, यानी बची हुई 16 सीटों पर हम पिछले 2.5 साल से काम कर रहे हैं। हमारे लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, तमाम जो सांगठनिक तंत्र थे उसको हमने बनाया और इसका परिणाम ये रहा कि मिड जो बाई इलेक्शंस हुए रामपुर आजमगढ़ के, वहाँ हमने दोनों जीते हैं। तो अब हमने उस पर काम किया है और जो 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी, गांव गरीब किसान के लिए समाज के अंतिम छोर पर जो खड़ा व्यक्ति था, जिसको पिछले कई दशकों में बुनियादी सुविधाएं भी मैसर नहीं थी, जैसे आवास, शौचालय, बिजली का कनेक्शन, अकाउंट, ऐसी चीज़ों से उन्हें आच्छादित किया, गैस का कनेक्शन दिया और साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड दिया। एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया और उसके आधार पर रोजगार का सृजन उत्तर प्रदेश में हुआ, जिस उत्तर प्रदेश की कुख्यात था। यहाँ कट्टे तमंचे की बात होती थी, वहाँ ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, अमेठी में AK-47 बन रहा है, संडीला में बबले स्काट बन रहा है। तो हथियार डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से भी हमने रोजगार का सृजन किया। तमाम हाईवे विकास की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है या इस चरण में आते आते विकास कितना भारी है, कितना हावी है? अभिषेक जी, समाजवादी पार्टी से। देखिए, सबसे बड़ी बात तो अगर आप मनीष जी की आपने बातों को सुना तो आपने देखा कि जब इनको याद करना चाहिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना चुनाव प्रचार चालू किया था तो अपने विकास को बता रहे थे। दूसरा चरण आते आते हिंदू मुस्लिम पे आ गए, तीसरे चरण में मंगलसूत्र पे आ गए, चौथे चरण में कुछ और चीज़ों को लेकर के आ गए। तो बचा कहाँ? इनके पास विकास गिनाने के लिए तो बचे नहीं हैं। अभी इन्होंने जब विकास की बात कही और जब चीज़ों को वोटिंग परसेंटेज को जब गिनाने लगे कि इतनी सीटें थी हमारे पास, इतनी सीटें थी, अगर आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज का मार्जिन कितना कम था, वोट कितने कम थे जब आदरणीय अखिलेश यादव जी तो कई सीटों पे गए ही नहीं थे। आज देखिए, हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो कितनी पुरजोर तरीके से लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी चित हो चुकी है। उसने अपनी हार मान ली है। मनीष जी के उससे भी हताशा दिख रही है कि वो कितने हताश हैं, लेकिन मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूं कि अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। विकास की जब बात आती है तो आपको याद होगा अभी रक्षा मंत्री जी ने
लखनऊ को टॉप 10 में बाकायदा भारत में टॉप 10 में पहुंचाने की बात कही, तो 10 साल से कर क्या रहे थे? आखिर 10 साल में क्यों नहीं? अभी इन्होंने कहा कि हर घर में कनेक्शन दिया, गैस का कनेक्शन दिया है। मैं मनीष जी को बता दूं कि मैं कल ही अंबेडकर नगर के एक गांव में था, तिवारी पुरवा पड़ता है जहां पे, उस गांव में वहां पे शौचालय भी नहीं मिला है। और गैस कनेक्शन की तो हालत ये है कि उन्होंने मुझसे प्रश्न कर लिया कि 1200 रुपए में सिलेंडर भरवा रहे हैं आज की डेट में, और 600 रुपए में पहले मिलता था। तो मैं, आप बताइए कि मुझे किसको वोट करना चाहिए? लोग डरे हुए इतने हैं कि आज खुल करके बोल भी नहीं पा रहे। तो क्या यही स्वतंत्रता रह गई है? यही विकास रह गया है? महंगाई की भी बात चली है। प्रियंका जी कांग्रेस से, कांग्रेस का खाता एक सीट पिछली बार इस चरण में जीती थी, कुल मिलाकर गठबंधन 2 सीट जीता था। इस बार क्या कांग्रेस की क्या स्थिति यहाँ इस चुनाव में, इस चरण में रहने वाली है? देखिए, अभी मनीष जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और यहाँ से रक्षा मंत्री जी सांसद हैं, उनसे पूछिए कि कल तो सुना है कि डीआरडीओ ने जो है एक बनाया हुआ हेलीकॉप्टर यहाँ से गायब हो गया। मतलब एक हेलीकॉप्टर कैसे गायब हो सकता है? ये तो बड़ी चिंता की विषय है। अच्छा, 4 चरण के चुनाव हुए, 4 चरण में 4 तरह के मुद्दे निकल कर आए। आप बताइए, कहीं मंगलसूत्र का मुद्दा है, मंगलसूत्र ले लेगी आपकी कांग्रेस, कहीं बताएंगे आपकी भैंस चुरा लेगी कांग्रेस, कहीं बताएंगे आपका कमरा ले लेगी कांग्रेस। ये मुद्दे हैं, इन पर चुनाव में वोट मांगेंगे। 10 साल का आपका कार्यकाल है, बताइए आपने देश की महिलाओं को क्या दिया, देश के युवाओं को क्या दिया, देश के किसानों को क्या दिया, देश के बेरोजगारों को क्या दिया? जब बेरोजगार अपनी मांगे लेके सड़क पर बैठा तो अपने लाठियां दी उसको। आपने पेपर लीक किए और पेपर लीक करने के बाद उनका भविष्य अंधकार में डाला। और आप बताइए कि क्या ये ठेके पे भर्ती करेंगे सेना में? ये अब स्थिति आ गई है कि हम 4 साल के लिए सेना में भर्ती करेंगे। और कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि इस तरह की भर्तियों को कैंसिल करके पूरी तरह से परमानेंट जो है सेना में भर्ती की जाएगी। बड़े आरोप हैं, क्या कहना चाहेंगे मनीष जी? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस जिस तरह से सेना का कहाँ चला गया? हेलीकॉप्टर कहाँ चला गया? जवाब दीजिए। मैं यही कांग्रेस अपडेट नहीं रहती। परसों का समाचार पत्र इन्होंने पढ़ा, आज का पढ़ा ही नहीं। पढ़ के अगर आई होती तो इनको पता होता हेलीकॉप्टर, डीआरडीओ ने ही आज क्लियर कर दिया हेलीकॉप्टर कहाँ है। पढ़ना लिखना राहुल गांधी नहीं शुरू कर पाए हैं, तो प्रियंका जी तो पढ़ी लिखी व्यक्ति है, जरूर आदत का असर है। मैं एक बात और कहूँगा कि हमारा आईएलओ ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें से 83। देखिए, राजनीतिक दल होने के नाते अगर हम चुनाव में विकास की बात करेंगे तो साथ साथ हम ये भी करेंगे कि अगर कोई राजनीतिक दल महिलाओं के मंगलसूत्र पर नजर डालेगा, अगर धार्मिक आधार पर आरक्षण को छीनेगा, तो उस पर भी हम बात करेंगे। बहस थोड़ी गर्म हुई है, लेकिन मुद्दे अपनी अपनी जगह हैं। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में हम चलते हैं बहुजन समाज पार्टी प्रवक्ता शाहीन जी के पास। बसपा की चाल इस चुनाव में कैसी रहने वाली है? जो अगले चरणों का चुनाव है उसमें पिछले बार बसपा मजबूत स्थिति में थी, इस बार बसपा की चाल कुछ डामाडोल लग रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, डामाडोल नहीं है। इस बार तो और ज़्यादा चाल मजबूत हो गई है। इस बार तो हाथी और तेज़ी से दौड़ने वाला है। और ये जो मंगलसूत्र वाली बात हो रही है, इन लोगों ने ये भी कहा है कि मंगलसूत्र जो है और महिलाओं से छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये कहाँ की बड़ी बात है? इस तरह तो नहीं होता है ना। क्या मुसलमान क्या भीख मांगने वाले हैं जो कि उनके मंगलसूत्र को छीन के उनको दे दिया जाएगा? स्टार प्रचारकों में से थे वो, बड़े हम बता नेता दें, थे, क्यों हटाया हम गया बता दें उनको? क्यों हटाया गया। इनसे पूछिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया गया। आप मानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में आप काम कर रही हैं? आप इससे देखिए, बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। प्रश्न आपसे था, जवाब मनीष जी दे रहे थे। तो इसका बताते हैं कि मैं मानता हूं कि आपका दर्द हम समझ सकते हैं कि मनीष जी के आगे आप नहीं बोलेंगी, क्योंकि बहन जी वैसे ही हताश नजर आ रही हैं। नहीं, बहन जी तो कभी हताश हो ही नहीं सकती। बीच चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया इन्होंने। समाजवादी पार्टी बताई क्यों हटा दिया गया। देखिए, दरअसल अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव क्या कह रहे थे चालू पार्टी कांग्रेस, वोट मत देना। और वो कहते थे कमलनाथ की अखिलेश वखिलेश कौन, ये गठबंधन क्यों कर रहे हैं, ये अखिलेश वखिलेश कौन, क्या मजबूरी है? पड़ा तभी प्रधानमंत्री जी के पास आज की डेट में 10 साल में कोई जवाब नहीं रह गया, कोई जवाब नहीं रह गया देने के लिए। तभी महिलाओं के मंगलसूत्र पे आ गए। विकास के काम छोड़ करके 83% लोगों को आपने जॉब लेस करके रखा हुआ है और आप ऐसी बात कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप तमाम हैं। सर, 5वें चरण में आते आते क्या राजनीतिक सीन बदल रहा है और ये चुनाव किस और किन मुद्दों पर फोकस कर दिया गया है? चुनाव प्रचार में तीव्रता आई है, तीक्ष्णता भी आई है। मुद्दे कई तेज़ी के साथ उभरे हैं। शुरुआत में जो मुद्दे नहीं दिख रहे थे, अब वो अचानक सबसे बड़े मुद्दे हो गए।
आरक्षण का हो, संविधान का हो। ये शुरुआत जब प्रचार की हुई तो ये कहीं मुद्दे नहीं थे, तो ये मुद्दे एकाएक आ गए हैं, ये मोबिलाइज़ कर रहे हैं, वोटर्स को कहीं ना कहीं मोबिलाइज भी कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए कि शुरुआती फेज़ का जो पोलिंग परसेंटेज था वो कहीं इन चरणों में धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ता दिख रहा है। शायद ये मुद्दे उसको मोबिलाइज़ कर रहे हैं। हाँ, भाषणों में कटुता भी बहुत ज़्यादा आई है और ऐसे में कुछ चुनाव आयोग की और भी जो शायद उससे ज़्यादा अपेक्षा लोग कर रहे हैं कि उसको कहीं कंट्रोल करना चाहिए। जज्बात छेड़ना ठीक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे ऐसे हैं कि लोगों को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। जो बातें हैं, जो राजनीतिक लोगों की बयानबाजियां हैं, वो कहीं सीमा लांघती हुई भी दिखती हैं। जज्बातों के जो तार छेड़े गए हैं उसका कैसा मिजाज रहेगा, ये जानने के लिए हम शाहीन जी से बात करेंगे। आरक्षण का मुद्दा कहीं ना कहीं जज्बात को झकझोरता है, ये जी। मुद्दा बहुत तारी है इस समय, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो मुद्दा बहुत बड़ा है और ये प्रधानमंत्री ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। तो हमारी बहन जी का ये है कि हमारी बहन जी कह रही हैं कि सारे मुद्दों पे ध्यान दिया जाएगा, साथ में आरक्षण पे भी। अब भ्रष्टाचार वगैरह तो ये सब वैसे ही चल रहा है, बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है, बेरोजगार बच्चे सब सड़कों पे टहल रहे हैं डिग्रियां लिए। तो इसलिए बहन जी ने अब की बार ये प्रण किया है कि अब की बार अगर हमारी सरकार आई तो आगे से जो ये बेरोजगार लड़के इधर उधर टहल रहे हैं इनको रोजगारी दी जाएगी। और प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तो बस बेरोजगारी के लिए कुछ भी नहीं किया और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर है। अमेठी से इस बार गांधी परिवार से नहीं किशोरी लाल चुनाव लड़ रहे हैं, उधर रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं। अमेठी का चुनाव तमाम नई नई अफवाहें, तमाम नई नई बात सामने ला रहा है कि राहुल गांधी उस सीट से उधर शिफ्ट कर गए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आज अमेठी में जो रायबरेली में जो रैलियां हो रही हैं, जिसमें उमड़ उमड़ कर लोग आ रहे हैं, लाखों की भीड़ जमा हो रही है, उससे साफ पता चलता है कि किस तरह लड़ाई जो है वो अहंकार और वहाँ के लोगों के आत्मसम्मान की है। और जिस तरह से लोग निकल कर आ रहे हैं, और आप चले जाइए अमेठी में, कहीं भी आपको ये लहर दिखे, मतलब ये नहीं दिखेगा कि कहीं कोई अपने मुद्दों से भटका हुआ है। हर आदमी पूछ रहा है कि रोजगार के लिए आपने क्या किया, महिला उत्थान के लिए क्या किया। अच्छा, महिलाओं पर जब बात आएगी तो इनसे पूछिए कि प्रज्वला रवन्ना अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया। इनसे पूछिए कि इन्होंने ब्रजभूषण के बेटे को टिकट क्यों दिया। इनसे पूछिए कि इन्होंने जो है लगातार ऐसे लोगों को टिकट दिया जिसमें राम दुलारे गौड़ जैसे लोग हैं, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता इनके प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में एक लड़की के साथ बलात्कार करते हैं और उसके बाद खुले घूमते रहते हैं 2 महीने के लिए। ये महिलाओं के उत्थान की सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ पोस्टर लगाते हैं। आज भी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला है। तो हकीकत ये है कि इनके दोहरा चरित्र है, दिखाना कुछ और है और अंदरूनी ये कुछ और है। क्या कहना चाहेंगे मनीष जी? प्रज्वल्ला रमन्ना के केस में 2019 में जो सांसद के चुनाव लड़ रहा था तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा उसका प्रचार कर रहे थे। तब जेडीएस का समझौता कांग्रेस से था और हमने कहा कि प्रज्वल्ला रमन्ना को उठाकर जेल के सकिंचों में फेंको, लेकिन संदेश खाली में प्रियंका चुप, राहुल चुप, अखिलेश चुप। और बड़ी बात, अभी यहीं अरविंद केजरीवाल, थोड़ा आगे करिए, अभी यहीं अरविंद केजरीवाल पीसी कर रहे थे, बगल में वो मुख्यमंत्री बैठा था जिसके घर में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट होती है, उसके साथ छेड़छाड़ होती है और उसको बचाने के लिए अखिलेश यादव आते हैं और एक नया वर्जन आता है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती। जो मुलायम ने कहा वही अखिलेश यादव यहां कह रहे हैं। और जिस पार्टी में राज्यसभा सांसदों की हालत है, और इनसे पूछे राधिका खेड़ा के साथ क्या हुआ था, प्रियंका चतुर्वेदी के साथ क्या हुआ था, मथुरा में क्या हुआ था? देखिए, अब इनके आरोप ऐसे ही निराधार हो जाते कि आप इसको समझिए कि जब प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में रैली चालू की, हम कहते हैं रमन्ना को जेल में डालो, ये नहीं कहते अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो, ये चेहरा है। रेप का आरोप लगा हुआ था। चलिए, माहौल मौसम के मिजाज के हिसाब से बदल रहा है। अभी हम फोकस कर, चलिए जी कहिए। आखिरी बात, जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे उन्हीं के साथ आप घटक दल के साथ आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। क्यों आप कर रहे हैं? 6,400 करोड़ रुपए के आरोपी को आप अपने साथ बैठाना चाहते हैं। रमन्ना जेल में जाए, मैं अमर उजाला के सामने कह रहा हूं, ये दोनों कहे कि केजरीवाल जेल में जाए, राज्यसभा सांसद के साथ हुआ है, ये नहीं कहेंगे। चेहरा देखिए, संदेश खाली में नहीं कहेंगे, संदेश खाली में नहीं। बढ़ते पारे की तरह तापमान भी
बढ़ रहा है, चुनावी चर्चा का माहौल थोड़ा गर्म है, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन अब हम सीटों के दावे पर बात करेंगे कि इस चरण में किसमें कितना है दम, ये बताएं, और प्रवक्ताओं का क्या अंदाज है, कितना अंदाजा लगाते हैं कि ये 41 सीटों का जो मुकाबला है उसमें भाजपा कहाँ रहने वाली है, कहाँ टिकने वाली है? देश कह रहा है अब की बार 400 पार, और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कुछ 400 सीटों में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से देगी। जैसे गुजरात का कार्यकर्ता 100% सीटें देता है, जैसे उत्तराखंड का कार्यकर्ता 100% सीटें देता है, जैसे राजस्थान का कार्यकर्ता 100% सीटें देता है, इस बार उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता और जनता 100% सीटें। 7% सीटों की बात है इधर, क्या कह रहे हैं हमसे? आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को वापस से गुजरात भेजने का काम करेंगे, क्योंकि अब की गांव से लेकर के शहर तक हर आदमी कह रहा है भाजपा वालों बस करो यार। भारतीय जनता पार्टी जब 400 सीटों की बात करती है तो उसके पीछे उनकी मंशा ये होती है कि संविधान बदल दे। जिस तरह से ये लोकतंत्र पर हमला करते हैं, जिस तरह से ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, उससे जनता ऊब चुकी है। जनता अपने मुद्दों पर इस बार वोट करेगी, नौकरी पर वोट देगी, गांव गरीब किसान जो है, नौजवान सीटें? सब। देखिए, अब इस बार सरकार बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बनाने जा रहा है, और इनके जो झूठे वादे हैं वो सारे जुमले जो है ना वो जनता समझ चुकी है। जी क्या लग रहा है बसपा की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? बसपा की कितनी सीटें आ परफॉर्मेंस रही हैं? बहुत अभी बी पार्टी का भी आरोप लगाया सामने। बहुत अच्छी रहेगी। बी पार्टी तो जो है भाजपा की सपा है। हम लोग को तो बिल्कुल ये लोग बदनाम करने पे लगे हुए हैं कि बी पार्टी, तो वो सामने हम लोग जब मैदान में आए हैं तो लोगों को पता चल चुका है कि बी पार्टी कौन है। आकाश और आनंद बसपा के जरिए ये आरोप लगाया गया कि उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि आप बी पार्टी के रोल में हैं। नहीं, गलत है ये। आकाश आनंद को वो बहन जी ही समझे कि क्यों हटाया उन्होंने, क्योंकि जो है वो अपनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, और जो भी कहा उन्होंने बहुत अच्छा कहा। आकाश आनंद की वजह से लोगों में जोश आया, जोश भरा, तो ये चीज़ हम लोगों के लिए अच्छी रही। लेकिन बहन जी, उनके लिए बहन जी भी तो मैदान में उतरी, हर जगह वो रैलियां कर रही हैं, हर जगह जा रही हैं, तो इससे सर, आरोपों के इस आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में पूरा रंग मंच सज चुका है, लेकिन किरदार कहीं बदले नजर आ रहे हैं, कहीं एक दूसरे का मुखौटा लगाए नजर आ रहे हैं। आप क्या मानते हैं सर इसमें? देखिए, प्रदेश की आधी सीटों पर चुनाव हो चुका है, आधी बची अवध क्षेत्र है और पूर्वांचल है। यहाँ भाजपा की चुनौती तगड़ी मिल रही है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अब तक का सबसे ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन इस तीनों चरण में है। इन 3 चरणों में बीजेपी को कहीं ज़्यादा प्रतिद्वंदियों से चुनौती मिल रही है। जो मुद्दे हैं वो मोबिलाइज लोगों को कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा है, और भाषा जैसी होती जा रही यहाँ पर भी वो दिख रहा है, उसकी मिसाल ही है। और मौसम की एक चुनौती भी है उसमें, एक सभी पार्टियों के लिए भी है कि पुलिस परसेंटेज बढ़ाना, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि ये कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है। सर, मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती है तो तापमान का बड़ा असर है। तापमान जहां मौसम का भी है तो वहां राजनीतिक दलों का भी है। आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।